हेलो एवरीवन। सो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ओजोन। तो आज ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओजोन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मीन्स लोअर क्लासेस के अंदर, कि ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, जो सनलाइट से सन से आती हैं। तो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो बहुत कुछ आपको पता है, बट जो चीज़ हमें पढ़नी है, हम जैसे कि हर टॉपिक के अंदर पढ़ते आए हैं, हर कंपाउंड के अंदर पढ़ते आए हैं कि उसकी हमें तीन चीजें मेनली पढ़नी होती हैं: प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज और कुछ आज की नॉलेज दोनों को मिला के हम ओजोन को आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि डिटेल में ओजोन है क्या, प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या किस लिए कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ओजोन है क्या। ओजोन जो है एक एलोट्रोप है। क्या ये एलोट्रोप? किसका एलोट्रोप? एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन जो है ये एलोट्रोप, या ये कह लूं कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है और मिलती कहां है ये? हमें 20 किलोमीटर्स अबोव द सरफेस, मतलब सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर ये बनती है। ठीक है, और बनती कैसे है? 20 किलोमीटर अबोव द सरफेस, फॉर्म्ड बाय सनलाइट। ये सनलाइट से बनती है। अब आप कहोगे सर सनलाइट से कैसे बनती है, हमें तो बचाती है। वो सारी चीज आप प्रिपरेशन में पढ़ोगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ओजोन है वो हमारी O2 से बनती है, और ये यूवी रेज का यूज करके बनती है कि सनलाइट के अंदर यूवी रेज होती हैं, उनसे हमारा O2 टूटता है, O2 टूट के ओजोन बनाता है। वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा हाईली रिएक्टिव होती है। हाईली रिएक्टिव व्हेन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। अगर ये सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो ये हाईली क्या होगी? रिएक्टिव होगी। और इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है हमें, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। तो ये जस्ट थोड़ी सी ब्रीफ समरी सी है, मतलब ये जस्ट इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा पहले, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ 20 किलोमीटर अबो, ये कौन से स्फेयर में होती है? ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है। आपने फिजिक्स में एसएस में पढ़ रखा होगा, साइंस में भी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पढ़े ना अपने स्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, ठीक है। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ओजोन। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद आपको फिर से वही हर कंपाउंड की जैसे हम तीन चीजें पढ़ाते आए हैं। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? हमें पढ़ना है इसका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, उस दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज, और तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? इसके यूजेस। ये तीन चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। और यही तीन चीजें आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन जैसे मैं आपको बताता आया हूं आज तक, प्रिपरेशन कितने तरह की प्रिपरेशन पढ़ेंगे? इसकी दो तरह की प्रिपरेशन। कौन कौन सी? एक किस में बनाएंगे हम इसको? लेबोरेटरी में बनाएंगे। और एक किस पर्पज के लिए बनाएंगे? कमर्शियल पर्पज के लिए। हालांकि कमर्शियल पर्पज के लिए इसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। इसका बाकी और एटमोस्फेयर में जो यूज होता है वो रेयरली होता है, क्योंकि ये जो आपका O3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हम इसकी जगह पे दूसरे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो बताऊंगा। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं। आज तक मैं आपको दो बताता आया हूं, कौन कौन सी? लेबोरेटरी और कमर्शियल। आज मैं आपको एक और बता रहा हूं, ये नेचुरल भी प्रिपेयर होती है। कैसे होती है? इसके आज हम नेचुरल प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। सभी को पता है कि नेचर में बनती है। हालांकि लेबोरेटरी और नेचुरल मेथड सेम होंगे, बट ये नेचर में बनेगी, हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करवाना, अपने आप बनेगी। बट यहां हमें चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। वो क्या क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा वो हम देखेंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां नेचर की पहले मैं बात करूं, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेज से। कैसे प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि जब ये ओजोन लेयर बनती है तो ये किसका यूज करती है? ये यूवी का यूज करती है। आपकी स्क्रीन पे फिगर आ गया होगा, इस फिगर में आप ध्यान से देखिए। O2 का मॉलिक्यूल
सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में भी वहां लिखा होगा यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में किस में टूटता है, O प्लस O में टूटता है, ठीक है। और O प्लस O जो दो बने हैं वो आपके दो ऑक्सीजन एटम बने हैं, ये दोनों ऑक्सीजन एटम दूसरे O2 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के क्या बना रहे हैं, O3 बना रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 क्या बना रहे हैं, ओजोन के मॉलिक्यूल। चेक करेंगे आप, आपके जो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज हुए हैं वो 3 यूज हुए हैं, बट जो O2 के मॉलिक्यूल बने हैं वो 3 बने हैं, ठीक है। कैसे बने हैं बोर्ड पे देखिए, मैंने कहा आपका O2 का मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में, यूवी की प्रेजेंस में, तो मैं यहां लिख रहा हूं यूवी लाइट, क्या होगा, O2 डिसोसिएट हो जाएगा O प्लस O में, ध्यान से देखना, मैंने कहा O प्लस O में डिवाइड हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। अब O2 तो क्या था, मॉलिक्यूल, O2 क्या था, मॉलिक्यूल, O प्लस O दोनों क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके एटम्स, तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम्स। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों एटम, मैं यहां लिख रहा हूं 2O, यहां क्या लिखा था O2, यहां क्या लिख दिया मैंने 2O। एक 9th क्लास में आपका क्वेश्चन भी आता है, पढ़ रखा होगा आपने, H2 व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन H2 एंड 2H, ये क्वेश्चन आता है 9th क्लास में कि H2 और 2H में क्या डिफरेंस होता है। H2 क्या होता है, मॉलिक्यूल, 2H क्या होता है, एटम्स, कितने एटम्स, 2 एटम्स। तो यही चीज मैंने यहां लिखी है, O2 क्या है आपका मॉलिक्यूल, 2O क्या है आपके 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लस क्या ले लेगा साथ में O2, कितने मॉलिक्यूल O2 के, 2 मॉलिक्यूल O2 के। अगर मैं इसको अलग सेपरेटली लिखूं तो मैं लिखूंगा O2 प्लस O एंड O2 प्लस O, ये दोनों ऑक्सीजन कहां से आए, ये यहां से आए और ये एटमॉस्फेयर से आए, क्या बनाएंगे O2 प्लस O क्या बन गया O3, O2 प्लस O क्या बन गया O3। अगर मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन आपकी बनाऊं, मैं इसको अगर आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनाऊं तो चेक करना, लेफ्ट में कितने O2 हो गए, 3 O2 हो गए, प्लस ये क्या हो गए, क्या 2O हो गए, बट राइट में भी कितने O हैं, 2O, तो क्या 2O से 2O कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या बचा, कितने O2 बने, क्या आपके O3 बने हैं, क्या आपके 2O3 बने हैं। तो यही मैंने आपको कहा कि जो 3O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो 2O3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन 3O2 मॉलिक्यूल्स विल प्रेजेंट विद द यूवी रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट होंगे, तो वहां 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, ओजोन के बन जाएंगे। और ये कहां बने हैं, ये नेचर में बने हैं, हमने कुछ नहीं किया, सनलाइट ने अपने आप किया, एटमॉस्फेयर में O2 आपकी प्रेजेंट है, ये सारा काम अपने आप हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। सो दैट इज अवर विच प्रिपरेशन, नेचुरल प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी है मेरे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो ये मैंने हटा दी यहां से नेचुरल प्रिपरेशन। अब मैं डिस्कस करूंगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है ये हमें लैब में बनानी है, और लैब के बनाने के लिए आपको ध्यान यही कंसेप्ट रखना है कि कैसे बनेगी। कंसेप्ट क्या है, यूवी रेज चाहिए, क्या करने के लिए, आपका ओजोन बनाने के लिए, ठीक है। कमर्स में भी क्या रखना है कि यूवी रेज चाहिए, क्या बनाने के लिए, आपका ओजोन बनाने के लिए, ठीक है। बट लेबोरेटरी में अगर मेरे पास ओजोन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल होती हैं, अगर मुझे लैब में जैसे केमिस्ट्री लैब में बनाना चाहूं तो वहां टेस्टिंग के लिए मुझे यूवी रेज चाहिए, तो यूवी रेज वहां प्रोवाइड करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट से यूवी रेज बनती है, किसी कंपाउंड से यूवी रेज बनती है। अब जो कंपाउंड से या सनलाइट से यूवी रेज बनती है तो वो आपको पता है हार्मफुल होती हैं। अगर वो हार्मफुल होती हैं तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल। तो इसीलिए हम उसकी जगह, यूवी की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, या एक कह सकते हैं कि एक टर्म यूज करते हैं SED, या एक सिस्टम यूज करते हैं, टर्म नहीं बोलूंगा सिस्टम बोलूंगा, इसका नाम है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। एक ये सिस्टम यूज करते हैं, जिस सिस्टम के अंदर से अगर हम O2 को पास आउट करें तो हमारी क्या बन जाती है, ओजोन। और इस सिस्टम को जिस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बाहर जो निकलती है वहां एक ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन निकलती है, और उस ओजोनाइड ऑक्सीजन के बनने में जो हेल्प करता है वो आपका ओजोनाइजर करता है। वो चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए जो लेबोरेटरी में अगर आप बनाओगे तो ये लेबोरेटरी में आपके 2 तरीके से बन सकती है, क्योंकि लेबोरेटरी बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी ओजोनाइजर की। और आप 2 ओजोनाइजर याद रखेंगे, एक ओजोनाइजर कौन सा है, सीमंस ओजोनाइजर,
क्या है? सीमेंस ओजोनाइजर। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ब्रोडी ओजोनाइजर। ठीक है, ये स्पेलिंग में कंफ्यूज मत करना, यहां एस लिखा है मैंने, आप जेड भी लगा सकते हो, यहां आप जेड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एक सीमेंस ओजोनाइजर है, एक ब्रोडी ओजोनाइजर है। फिगर दोनों के आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। ठीक है, तो दोनों के फिगर को आप ध्यान से देखें। एक आपका अगर मैं कहूं यू शेप से है, ठीक है, और एक आपका वर्टिकल में, जैसे कि आपने एक बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, आपका अरेंजमेंट उस तरीके से है। तो दोनों आप फिगर को ध्यान से देखें कि एक आपका सीमेंस ओजोनाइजर है, दूसरा आपका ब्रोडी ओजोनाइजर है। ठीक है, आज मैं केवल आपको डिस्कस कराऊंगा सीमेंस ओजोनाइजर से कि सीमेंस ओजोनाइजर से कैसे आप O3 बना सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिए, सीमेंस ओजोनाइजर, ब्रोडी ओजोनाइजर, दो तरह के ओजोनाइजर हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में इन दोनों को बनाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा मैं केवल आपको एक बताऊंगा, और वो मैं क्या बताऊंगा? सीमेंस ओजोनाइजर कैसे बनेगी। क्या बनेगी? ओजोन। इसके लिए जो आपकी कंस्ट्रक्शन है सीमेंस ओजोनाइजर की, वो आपकी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि O2 कहां से एंटर हो रही है और कहां से वो बाहर निकल रही है। ठीक है, यहां पे एक इनलेट बना रखा है, और इस इनलेट्स के यहां लिखा होगा ड्राई ऑक्सीजन, मतलब यहां से ड्राई ऑक्सीजन क्या करेगी? एंटर। ठीक है, यहां पे आपकी एक मेटल की फॉइल लगा रखी होगी। कई बुकों में आप देखोगे, बुकों में या इंटरनेट पे आप चेक करोगे तो यहां टिन फॉइल लगा रखी है। ठीक है, टिन की फॉइल यूज कर रखी है, और ये क्यों यूज कर रखी है? क्योंकि आपको क्या प्रोवाइड करना है? आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कह लीजिए, या आपको एक हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहती हैं यहां से। ठीक है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी बैटरी हो गई। ठीक है, ये आपका एक टर्मिनल हो गया, ये आपका दूसरा टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये आपका टर्मिनल हो गया। तो ये जो टर्मिनल, ये जो पूरी इसके ऊपर कनेक्टेड है, ध्यान रखना, ये मैंने अलग सेपरेट दिखाने के लिए आपको बताया है। एक्चुअली में ये पूरी की पूरी कवर रहती है इसके साथ। ठीक है, तो ये अंदर की साइड कवर रहेगा और ये बाहर की साइड कवर रहेगा। तो दो आपके अलग अलग टर्मिनल हो गए। तो यहां से ड्राई ऑक्सीजन एंटर करती है, तो यहां किसके मॉलिक्यूल घूमते हैं? O2 के। बट जैसे ही वे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये साइलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आते हैं, तो ये यहां से अपने आप को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? O3 में। और तो फिर यहां से जो बाहर निकलती है वो क्या निकलती है? O3, जिसको नाम दिया जाता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। या तो आप इसको O3 बोलिए, या इसको क्या बोलिए आप? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकल रही है? ओजोन की फॉर्म में निकल रही है। सो दैट इज आवर सीमेंस। ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बनाया सीमेंस ओजोनाइजर। तो ये सीमेंस ओजोनाइजर है, और इसमें कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है, और ऐसे का वर्किंग होगी। एक साइड से ड्राई ऑक्सीजन एंटर करेगी। ड्राई ऑक्सीजन का मतलब उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहां से O2 एंटर कर रही है, बट जैसे ही O2 इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है, जिसको मैंने नाम दिया है SED, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसके कांटेक्ट में आती है, तो इससे कांटेक्ट में आते ही O2 अपने आप को किस में तोड़ना स्टार्ट कर देती है? और O में। ठीक है, जो दूसरे O मॉलिक्यूल आते हैं, दूसरे O2 मॉलिक्यूल आते हैं, वो O2 इन O के साथ मिलके अपने आप को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? O3 में। ठीक है, तो ये O3 में कन्वर्ट करेंगे, तो O3 में कन्वर्ट करने के बाद यहां से इस आउटलेट से बाहर हो जाएंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगी? ओजोन निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो दैट इज आवर सीमेंस ओजोनाइजर कंस्ट्रक्शन, और इस तरीके से आपकी क्या बनती है? ओजोन बनती है। किसकी हेल्प से बनाई है हमने? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से बनाई है। ध्यान रखना, इस केस में हमने यूवी यूज नहीं की है। क्यों? क्योंकि यूवी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल, अगर बॉडी के अंदर से पास आउट होगी तो वो हमें डैमेज कर, हमारे सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज कर सकती है।
बात समझ में आ गई। तो यहाँ यूवी का यूज नहीं है, यहाँ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसीलिए लेबोरेटरी में आप SED यूज करोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, SED का फिर यूज क्या है, व्हाई वी हैव टू यूज SED हियर, SED यूज करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज थोड़ी ध्यान समझना कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। यहां ध्यान देंगे, ये प्रिवेंट करता है क्या, डिसोसिएशन ऑफ ओजोन। मतलब SED जो एक बार O2 बन गया उसको वापस, क्योंकि आपको पता है O3 O2 प्लस O में डिसोसिएट हो सकता है, तो इसको वापस कन्वर्ट होने से बचाने के लिए क्या लिया गया है, SED लिया गया है। और दूसरा साइलेंट है, मतलब ज्यादा आवाज भी नहीं आएगी। आवाज किसके, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे साउंड ज्यादा आता है। तो ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, 24 पे काम कर देगा। 24 पे मतलब बिल्कुल आराम से प्यार से काम कर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है। दूसरी बात, SED ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये प्रोसेस आपकी कैसी है, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने हीट प्रोवाइड की है। O2 को O3 बनाने के लिए आपको जो है हीट देनी पड़ती है, और वो हीट कितनी देनी पड़ती है, मैं लिख दूं, डेल्टा H नियरली देना पड़ता है 142 किलो जूल पर मोल। मतलब प्लस का साइन आया है, प्लस का साइन का मतलब क्या है, एंडो की एक्सो, एंडो देनी पड़ी है इतनी एनर्जी, इतनी एंथैल्पी, तब जाके O2 टूटा है किसमें, O3 में। और कितने O2 टूटे हैं, यहां मैंने बताया तभी आपको पहले, थोड़ी देर पहले, कि 3O2 ने मिलकर क्या बनाया है, 2O3 बनाया है। तो 3O2 आर गिविंग यू 2O2, तो इस टाइम डेल्टा एच कितना लगा है आपका, 142। ध्यान रखेंगे, मैंने यहां लिख दिया 142 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा एच आपका यूज हुआ है प्लस 142 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया। तो ये कौन सा ओजोनाइजर था, सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक है, तो सीमेंस ओजोनाइजर की हेल्प से मैंने आपको बताया। हालांकि मैं फिर से कह दूं, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में केवल, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां एनसीईआरटी बुक में क्या क्या दे रखा है इसके बारे में। एनसीईआरटी बुक में केवल ये दे रखा है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ड्राई O2 को पास आउट करेंगे, O2 टूट जाएगा, क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। और कितना परसेंट बनेगा, ध्यान देना, ये बनेगा 10% कंसंट्रेटेड। इस मेथड से कैसा बनेगा, 10% कंसंट्रेटेड बनेगा। अगर आपको मोर देन 10% कंसंट्रेटेड बनाना है तो आपको रिक्वायर्ड होगी बैटरी ऑफ ओजोनाइजर, मतलब बहुत सारे ओजोनाइजर आपको यूज करने पड़ेंगे। उस टाइम आपको प्योर ओजोन मिल जाएगा, किसके सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में पड़ा होगा लिक्विड ऑक्सीजन आपका। ठीक है, तो वहां आपको ओजोनाइजर यूज करने पड़ेंगे। हालांकि यहां भी जो आपकी बनेगी वो नियर अबाउट 10% के अराउंड बनेगी, तो बट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ओजोनाइजर ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। किस तरीके से, आपका लेबोरेटरी के तरीके से। लेबोरेटरी में आप कैसे बनाओगे, तो लेबोरेटरी के लिए मैंने आपको बताया, लेबोरेटरी में आप सीमेंस ओजोनाइजर का यूज करके या फिर ब्रोडी ओजोनाइजर का यूज करके भी बना सकते हो। मैं ब्रोडी की कंस्ट्रक्शन मैंने आपको फिगर में दिखा दी है, वो आप चेक कर लेना। उसमें भी एक तरफ से आपकी क्या एंटर करती है, एयर या O2 एंटर करती है, और दूसरी तरफ से आपका क्या एंटर करता है, क्या बाहर निकलता है, ओजोन बाहर निकलता है। बीच में एक टेस्ट ट्यूब रखी गई है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कहूं तो जो लिक्विड यूज किया गया है वो H2SO4 यूज किया गया है, और वो भी कैसा, डाइल्यूट H2SO4। यहां से आपकी एयर या O2 एंटर करती है और यहां से आपका O3 बाहर निकलता है। इलेक्ट्रोड जो यूज की गई है, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड अगर नहीं लिखे तो वो PT की इलेक्ट्रोड यूज की जाती है। ठीक है, वो चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है आपका कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए फिगर आ गए होंगे आपकी स्क्रीन पे, इन फिगर को ध्यान से देखिए। एक में कौन सा मेथड लिखा है, यहां कोरोना डिस्चार्ज, कौन सा मेथड लिखा है, कोरोना डिस्चार्ज। और दूसरा मेथड क्या लिखा हुआ है, यूवी डिस्चार्ज या यूवी लाइट लिख लीजिए आप इसको सिंपली। ठीक है, यूवी लाइट का यूज करके भी आप
कमर्शियली इसको बना सकते हो, बट वहां आपको प्रोटेक्शन ज्यादा रखनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर जरा सी भी यूवी लीक हुई तो वहां ह्यूमन बीइंग को नुकसान ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है? कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज के अंदर भी आपको ध्यान देंगे, फिगर के अंदर ध्यान देंगे। फिगर में आपके लेफ्ट साइड से उन्होंने O2 को एंटर किया है, ऊपर हाई इलेक्ट्रिसिटी लगाई है उन्होंने, या ये कह सकते हैं हाई वोल्टेज लगाई है, और बीच में वही काम वही हुआ है, जस्ट नाम अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, काम सेम ही होना है। क्या हाई वोल्टेज किसको डिसोसिएट कर रही है? O2 को डिसोसिएट कर रही है, किसके अंदर? O3 के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाऊं तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ट्यूब ली गई है, एक ट्यूब में इधर से फैन की हेल्प से आपका क्या एंटर करेगा? आपका एंटर करेगा O2 एंटर करेगा, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हाई वोल्टेज जो प्रोवाइड की गई है, उस हाई वोल्टेज के कारण बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? आपका O3 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो O2 O में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर दूसरे O2 के साथ मिलके, ध्यान देना सारे O2 कन्वर्ट नहीं होने का होगा, सारे O2 टूट गए। यहाँ अगर सारे O2 टूट जाएंगे तो फिर दूसरा O2 जिसके साथ वो O जुड़ेगा वो तो आपको अवेलेबल रहेगा ही नहीं। तो जो कॉन्टेक्ट में आएगा वो O तोड़ेगा, तोड़ने के बाद दूसरा जो O2 है वो कन्वर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस चलती रहेगी, यहां से O2 एंटर करेंगे, बाहर से O2 O3 निकलते रहेंगे। बात समझ आ रही है? सो ये प्रिपरेशन, और बिल्कुल सेम सी प्रिपरेशन किसमें है? यूवी लाइट के अंदर है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे मैं हर बार बताता आया हूं, आपको पढ़ाता आया हूं कि प्रॉपर्टी को भी हम किसने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? दो हिस्सों में। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी होगी? केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस करना है वो चीज चेक करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने हर बार आपको बताया उसकी फिजिकल आउटलुक। सबसे पहले किस कलर की होती है? अगर मैं कहूं कि प्योर ओजोन जो होती है वो किस कलर की होती है, उसका क्या कलर होता है गैस की फॉर्म में? तो वो होता है आपका पेल ब्लू। पेल ब्लू क्या होती है? गैस। ध्यान देना ये जो कलर है पेल ब्लू कब है? जब ये गैस फॉर्म में है। बट अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो तो उस टाइम कलर क्या हो जाएगा? उस टाइम हो जाएगा आपका डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर हो जाएगा कब? जब वो किस फॉर्म में हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। डार्क ब्लू कलर इन लिक्विड। अगर सॉलिड हो जाए तो क्या कलर होगा? तो सॉलिड देखो, पेल ब्लू हो गया गैस में, डार्क ब्लू हो गया लिक्विड में, तो फिर यहां कैसा हो जाएगा? सॉलिड के केस में, सॉलिड गैस का केस के अंदर हो जाएगा वॉयलेट ब्लैक। कैसा हो जाएगा? वॉयलेट ब्लैक कलर इन सॉलिड। तो ओजोन के 3 कलर हो गए, गैस में अलग, सॉलिड में अलग, और लिक्विड में अलग, और सॉलिड में अलग। तो ये इसके क्या होते हैं? कलर, ठीक है। इसके अलावा किस कलर का इसकी क्या कोई स्मेल वगैरह होती है? बिल्कुल होती है। तो यहां इसकी आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और ब्रैकेट में लिख लेंगे सिमिलर टू क्लोरीन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और जो कि सिमिलर होती है किसके? क्लोरीन के, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में इनहेल कर लें तो ये क्या होगी? हार्मलेस इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। बट अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटी में ले लें तो क्या हो जाएगा? लार्ज क्वांटिटी में क्या हो जाएगी? टॉक्सिक। टॉक्सिक इन लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगा? विच कैन कॉजेज या विच कैन कॉज हेडेक। विच कैन कॉज हेडेक, हेडेक हो जाएगी। और हेडेक के अलावा नोजिया एक वर्ड आता है आपका, हेडेक एंड नोजिया। नोजिया पढ़ रखा होगा आपने। क्या पढ़ रखा है नोजिया के बारे में? नोजिया के बारे में होता है कि स्टमक के अंदर क्या हो जाएगी? डिस्कंफर्ट, मतलब पेट में गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं आप स्टमक डिस्कंफर्ट। दोबारा सुने, पेल ऑरेंज अगर सॉरी प्योर ऑरेंज अगर है तो पेल ब्लू कलर हो जाएगा गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में पेल ब्लू, लिक्विड की फॉर्म में डार्क ब्लू, और सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक कलर होता है ओजोन का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है किसके तरह होती है?
क्लोरीन की तरह होती है। हार्मलेस होता है स्मॉल क्वांटिटी में, टॉक्सिक होता है लार्ज क्वांटिटी में, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले भी लें तो हेडेक हो जाएगा और नोजिया, नोजिया मतलब स्टमक डिस्कंफर्ट हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा ये स्टमक डिस्कंफर्ट, कब हो जाएगी लार्ज क्वांटिटी, कितनी लार्ज क्वांटिटी, इट इज मोर देन 100 पिकोमीटर, सॉरी 100 ppm, नॉट पिकोमीटर, 100 ppm। अगर ये 100 ppm से ज्यादा हम ले लें तो ये चीज हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, हेडेक हो सकता है और नोजिया हो सकता है। बात समझ में आ गई। 100 ppm से कम है तो वो हार्मलेस रहेगी, बट अगर 100 ppm से ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, हेडेक कर देगी या फिर नोजिया कर देगी। सो दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। 4 प्रॉपर्टी हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें देखना है कि किस किस से ये रिएक्शन कर सकता है, किस किस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या क्या बनाएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैं पूरा ही बोर्ड साफ कर लेता हूं, तो यहां मैं लिख लेता हूं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, ये थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल। पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब O2 सनलाइट की प्रेजेंस में आता है, या ये कह सकते हैं O2 को हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो वो किस में टूट जाता है, वो O2 + O में टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जब O3 बनाते हैं तो हम SED का यूज करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं, ताकि वापस टूट ना जाए O2 + O में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है विद रेस्पेक्ट टू किसके, ऑक्सीजन, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। क्यों होता है, क्योंकि O3 टूट के क्या बना लेता है, O2 + O बना लेता है। जिस टाइम, ध्यान देना, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू O2, तो O3 O2 + O बना लेता है, और जिस टाइम ये होता है उस टाइम डेल्टा H आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव, और डेल्टा S आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखे होंगे, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज। और अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ रखी अपने इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H - T डेल्टा S। मैंने कहा डेल्टा H हो गया नेगेटिव तो ये वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा S हो गया पॉजिटिव, बट उससे पहले T क्या है, नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या मोर नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो, यस, डेल्टा जी हो गया ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, इसी कारण थर्मोडायनेमिकली, और डेल्टा जी क्या होती है आपकी, गिव्स फ्री एनर्जी, तो गिव्स फ्री एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, मतलब एनर्जी वहां से बहुत ज्यादा निकलती है। गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, डेल्टा जी लिखा है मैंने यहाँ, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो वहां से एनर्जी नेगेटिव जाएगा, मतलब निकलेगी, निकलेगा मतलब बहुत ज्यादा निकलेगी, क्योंकि उसने लिखा ना मोर नेगेटिव, बहुत ज्यादा निकलेगी, तो मतलब वहां ब्लास्ट या एक्सप्लोड हो सकता है। और इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या बनता है यहां, सेकंड पॉइंट क्या बनता है वो नोट कर लेंगे, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव जाती है क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वो हाईली अनस्टेबल है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3। अगर मैं O3 की हाई कंसंट्रेशन लेके चलूं तो उस टाइम जो O3 कंसंट्रेशन है उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3 कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोड, तो क्या हो जाएगी, एक्सप्लोड कर सकती है, एक्सप्लोसिव हो सकती है या धमाका कर सकती है, क्योंकि मैंने बताया डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव मतलब वहां एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और इतनी ज्यादा निकलेगी कि वहां धमाका हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर ज्यादा कंसंट्रेशन O3 की हम ले लें, ज्यादा कंसंट्रेशन क्या ले लें, O3 की, कब, जब हम उसको थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है O2 के रेस्पेक्ट में, तो O3 जब टूटता है O2 + O के अंदर तो वहां डेल्टा H नेगेटिव हो जाता है ज्यादा, डेल्टा S नेगेटिव, जिसके कारण डेल्टा G आपका मोर नेगेटिव हो जाता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव की तरह धमाका कर सकता है, बहुत ही ज्यादा
डेंजरस हो जाता है। जितनी ज्यादा O3 कर लेंगे उतना ही ज्यादा एक्सप्लोसिव की तरह काम करेगा, तो धमाका कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, अभी जैसे मैंने कहा कि O3 डिसोसिएट हो जाता है किसमें, O2 प्लस O में, तो क्या ये एज अ या एक्ट एज अ स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। सो इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं PbS लेड सल्फाइड, प्लस में ले लिया मैंने इसके O3, क्या ले लिया मैंने? O3, क्या बनाएगा? ये बनाएगा PbSO4 प्लस O2, क्या बनाएगा? PbSO4 प्लस O2। बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। O कितने हो गए? 3 यहां है बट 6 वहां है, तो क्या मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको यहां 2 कर दूं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। सल्फर कितने हैं? 1, सल्फर 1, Pb1 Pb1, बैलेंस हो गया, कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक रिएक्शन और लिख सकते हो आप, वो क्या? सेकंड रिएक्शन में लिखो, चला अभी आप एक लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको लिखिए, मैं सेकंड लिख देता हूं। तो सेकंड रिएक्शन आप लिख सकते हैं यहां, या मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, तो ये लिखेंगे आप I नेगेटिव, मतलब आयोडाइड आयन को भी क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो I नेगेटिव किसके साथ? O3 के साथ, साथ में लेंगे वाटर, ये क्या बना देगा? I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर, क्योंकि मैंने लिखा है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइज होगा? यहाँ चार्ज कितना, यहाँ स्टेट कितनी, -1, यहाँ कितनी हो गई? 0, -1 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो क्या कहलाता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। प्लस में क्या बनेगा? प्लस में आपका बनेगा O2, प्लस में क्या निकलेगा? क्या वाटर निकल जाएगा बाहर? नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, OH लगा लीजिए तो OH नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन किस से क्या बनने वाला है। चेक कर लीजिए, I2 कब बना होगा? जब यहाँ 2I रहे होंगे। ठीक है, O को बैलेंस कर लीजिए, O कितने हो गए? यहाँ 3 और यहाँ 1, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, O भी 4 हो गए। H कितने हैं? 2, तो ये 2 हो गए, वो 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है? -1 से 0, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। पिछले वाले केस में भी क्या हुआ था? PbS, PB कितना था? PbS के पास क्या O था? नहीं था, बट वहां जब चले गए तो क्या हो गया? PbSO4 क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। कितने पॉइंट हो गए? 3। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि फोर्थ पॉइंट क्या होता है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये बताया ऑक्सीडेशन का मतलब इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? ध्यान सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये आपको ध्यान भी रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट O3 इज रिएक्टिव विद नाइट्रिक ऑक्साइड। एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि जो O3 है वो रिएक्टिव होता है किसके साथ? NO के साथ। कैसे कह दिया उन्होंने रिएक्शन देखी है, क्या देखी है? NO प्लस O3 से क्या बनता है? NO2 प्लस O2 बनता है। क्या बनता है? NO2 प्लस O2। बैलेंस कर सकते हैं, वो देख लेना अपना बैलेंसिंग करके। ठीक है, तो उसने कहा कि जब NO नाइट्रिक ऑक्साइड को ओजोन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। अगर ऐसा होता है, ध्यान सुनना, भी एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि ये होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शोज दैट इट इज हैपनिंग, ये होता है। और अगर ऐसा होता है तो ध्यान देना, हमारी ओजोन लेयर को क्या है? प्रॉब्लम है। हमारी ऑक्सीजन लेयर को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? और बता दूं, आपको पता है, आपने सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन देखे होंगे या नाम सुना होगा, नहीं देखे होंगे तो। सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन या एरोप्लेन जो होते हैं, AERO, एरोप्लेन जो होते हैं, वो जब स्मोक या फायर या ये कह सकते हैं जो वो इग्निशन करते हैं, उनके अंदर से जो हीट या स्मोक निकलता है उसके अंदर क्या होती है? NO होती है। कौन सी गैस होती है?
NO गैस, मतलब सुपरसोनिक जेट जो रिलीज करते हैं गैस वो NO गैस होती है। और अगर सुपरसोनिक जेट्स हमारे जो होते हैं जो NO गैस अगर वो लूज करेंगे तो इसका मतलब वो हमारी ओजोन लेयर को, क्योंकि आपकी ओजोन लेयर किस में कन्वर्ट हो गई, O2 में और NO में, तो स्लोली स्लोली या ये कह सकते हैं NO बनेगी तो स्लोली दे आर डीकेइंग या डिकम्पोजिंग ओजोन लेयर। तो जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आपके होते हैं वो NO रिलीज करते हैं और NO इज रिएक्टिव विद O3, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि दे आर स्लोली डिकेइंग या डिकम्पोजिंग या ब्रेकिंग अवर ओजोन लेयर। बात समझ आ रही है? तो फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बनाया, एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं कि O3 रिएक्टिव है NO के साथ, तो इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिएक्टिव विद ओजोन, और अगर ऐसा है सो दे आर स्लोली डिकम्पोजिंग या डिकेइंग अवर ओजोन लेयर। बात समझ आ गई? इसके अलावा आपने एक चीज और भी पढ़ रखी है लोअर क्लासेस के अंदर जिसको हम नाम देते हैं CFC। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्रियोन्स ऑल्सो डिकम्पोजिंग अवर O3, वो भी आपकी O3 को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज। मैंने पढ़ रखा है CFC। फ्रियोन्स क्या होते हैं, फ्रियोन्स आपके होते हैं CFC, जिनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रियोन्स के अलावा आप एक चीज और यूज कर सकते हो जिसका नाम है एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे के अंदर भी क्या होता है आपका, फ्रियोन्स, या ये कह सकते हैं उसके अंदर भी आपका ओजोन डिकम्पोजिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो फ्रियोन्स आपके होते हैं वो एरोसोल्स के अंदर भी भरे जाते हैं। और एक आपने पढ़ रखा होगा रेफ्रिजरेंट्स। तो रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे हम फ्रिज के अंदर भरते हैं और एरोसोल स्प्रे के अंदर भी हम किसको फिल करते हैं, फ्रियोन्स को फिल करते हैं। सो ये दोनों भी एरोसोल्स के अंदर फ्रियोन्स और रेफ्रिजरेंट के अंदर फ्रियोन्स, तो ये फ्रियोन्स भी आपकी O3 को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। दोबारा सुनिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि O3 क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू O2। ठीक है, तो O3 टूट जाएगा किसमें, O2 प्लस O में, जिसके कारण डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, ओवरऑल देखेंगे तो डेल्टा G आपका क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, जिसके कारण एनर्जी ज्यादा निकलेगी, मतलब एक एक्सप्लोजन होने की संभावना बन जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या बनाएंगे, ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन या इफ यू यूज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O3 सो इट कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि O3 जल्दी ही टूट जाता है O2 प्लस O में, तो इसका मतलब इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbS प्लस O3 का एग्जांपल मैंने बताया और I नेगेटिव प्लस वाटर प्लस O3 का एग्जांपल मैंने बताया। PbS में S के पास O नहीं है, बट जैसे ही प्रोडक्ट बना PbSO4 हो गया, मतलब S के साथ क्या आ गया, O, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया PbS का। ठीक है, नेक्स्ट केस में मैंने I नेगेटिव लिया, स्टेट कितनी है, -1, क्या बन गया, I2 बन गया, स्टेट कितनी हो गई, 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया कि O3 NO के साथ या NO O3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, जिसके कारण सुपरसोनिक जेट्स का जो यूज हम करते हैं उसके कारण स्लोली ओजोन लेयर डिकम्पोज हो रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, फ्रियोन सभी ने पढ़ रखा है। CFC जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम भरते हैं, जो स्प्रेज के अंदर हम भरते हैं, वो भी आपकी ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिकम्पोज। सो दे आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है और इसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ओजोन की मैं डिटेल स्टडी बताऊंगा आपको कि डिटेल में हम ओजोन को कैसे कैसे याद रख सकते हैं, और ये सारी NCERT के अंदर पॉइंट दे रखे हैं, तो NCERT का कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन डिस्कस करेंगे। पहले भी आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है। ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे इसको, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ऑक्टेट पूरा कर देंगे, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। ओजोन कैसे पूरा, ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, यहाँ भी कितने हैं 2, सो 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, यहाँ पे चेक करो 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8, यहाँ भी चेक करो 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8। प्लस माइनस कहीं ना लगाएं, अगर लगाना भी है तो आप इस पे क्या चार्ज आएगा प्लस और इस पे क्या चार्ज आएगा माइनस। बट ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, ये इसके अंदर। यहाँ भी कैसा था सिंगल, अभी यहाँ क्या बना दीजिए डबल, यहाँ कैसा था डबल, यहाँ क्या बना दीजिए सिंगल। अब जहां 2 लोन पेयर थे वहां कितने आ जाएंगे 3 लोन पेयर, और जहां 3 थे वहां कितने आ जाएंगे 2 लोन पेयर। ठीक है, चार्ज लगाओगे, चार्ज इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल मेरे पास स्ट्रक्चर ये बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बना लेंगे। यहां नोट करने वाली बात क्या है, वो चीज ध्यान रखनी है। जो ओजोन लेयर, जो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, ओजोन स्ट्रक्चर में आपने एक चीज चेक करी होगी, यहां बॉन्ड कैसा है डबल, यहां बॉन्ड कैसा है सिंगल। अब जहां डबल था वहां कैसा हो गया सिंगल, जहां सिंगल था वहां कैसा हो गया डबल। बट यहां ना कहीं डबल है ना कहीं सिंगल है, यहां दोनों साइड जो बॉन्ड बना है वो 1.5 बॉन्ड बना है, जिसको हम बोलते हैं डेड बॉन्ड बना है। और जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स या सेम है दोनों तरफ, वो कितनी है 128 पिकोमीटर। ध्यान देना, ओजोन कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ इन ओजोन स्ट्रक्चर या ओजोन मॉलिक्यूल, कितनी होगी 128 पिकोमीटर। एंगल कितना लिखोगे, एंगल लिखोगे 117 डिग्री सेल्सियस। ये वाला एंगल काउंट नहीं करना है, ना ये वाला एंगल काउंट करना है, एंगल ये काउंट करना है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर है, क्योंकि वहां एक्चुअल आपका डेड बॉन्ड बना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलता है इसका 1.5। ठीक है, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी 128 पिकोमीटर, एंगल कितना हो जाएगा 117। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अभी मुझे जो एक चीज बतानी है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, और इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, वो आपको ध्यान रखनी है, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन गैस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ ओजोन की, कितना अमाउंट ओजोन का प्रेजेंट है किसी गिवन सैंपल के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे सैंपल ऑफ ओजोन। ओजोन का एक सैंपल लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे KI डालेंगे। KI का मतलब KI सॉल्यूशन डालेंगे उसके अंदर, वो भी किस में डालेंगे हम एक्सेस के अंदर डालेंगे। और जिसको हम किसके अंदर डाल देंगे फिर एक बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल लेंगे, जिसका pH कितना होगा 9.2। ध्यान देंगे, सैंपल लिया, ठीक है, किसका O3 का, कि भाई कितना, मुझे ये पता करना कि भाई कितने ग्राम या कितने अमाउंट में O3 प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो कितना अमाउंट प्रेजेंट है मैं उसका एस्टिमेशन करके निकाल लूंगा। मैं अगर इसकी स्ट्रेंथ निकाल लूं, मोलरिटी निकाल लूं, तो मेरे पास आ जाएगी। मुझे मोलरिटी नहीं तो स्ट्रेंथ चाहिए, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसके लिए टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है टाइट्रेशन आपकी क्या होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। ठीक है, तो टाइट्रेशन कर लेंगे, पता लग जाएगा कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो सैंपल ऑफ O3 लिया, KI लिया एक्सेस में, बफर सॉल्यूशन लिया, रिएक्शन करवा दी, सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या निकला होगा, यहां से निकला होगा I2 लिबरेट। अगर I2 लिबरेट हुआ है तो इस I2 को क्या करवा दीजिए, टाइट्रेट करवा दीजिए, किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करवाओगे तो यहां से आपकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो जाएगी, किसकी O3 की। अगर ये टाइट्रेट हुआ है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है, और स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो आपको क्वांटिटी पता चलेगी 1 लीटर के अंदर या 100 ml के अंदर कितना अमाउंट आपका ऑक्सीजन का या सॉरी ओजोन का डिसोल्व हुआ है, या कितने अमाउंट में ओजोन आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। नेक्स्ट वन इज और लास्ट वन इज यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन के यूजेस क्या है वो सुनिए ध्यान से, कहां कहां आप इसको यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ ओजोन, ओजोन के यूज कहां कहां है। सबसे पहले ये क्या है, एक जर्मिसाइड, जर्म्स को मारने के लिए यूज करते हैं।
डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या है, टू स्टेरिलाइज वाटर, मतलब वाटर को स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज का मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, जो जर्म्स है, उनको मारने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ फ्लोर्स एंड इवोरी एंड स्टार्च एटसेट्रा। मतलब ब्लीचिंग ऑफ फ्लोर की ब्लीचिंग के लिए इवोरी क्या होता है कि जो आपने सुना होगा ना, एक एलिफेंट के जो दांतों से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑर्नामेंट्स ऑफ एलिफेंट टीथ्स। एलिफेंट के जो दांत होते हैं उनसे जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उनकी ब्लीचिंग के लिए, उनको साफ सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, मैंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जो KMnO4 की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, मतलब KMnO4 की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां पे ओजोन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पॉइंट क्या बनेगा यहाँ यूजेस का पॉइंट बनेगा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4, manufacturing of KMnO4, it act as strong oxidizing agent। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, यूज एज अ जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, टू स्टेरिलाइज वाटर को साफ करने के लिए काम करता है। ब्लीचिंग ऑफ फ्लोर्स, इवोरीज एंड स्टार्च के लिए यूज करते हैं। KMnO4 को बनाने के लिए यूज करते हैं, जहां पे ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट ओजोन। ध्यान से समझना है कि क्या क्या लेके मैंने किया। सबसे पहले मैंने इसकी आपको कुछ बेसिक बताया है, फिर प्रिपरेशन बताई है, फिर प्रॉपर्टीज बताई हैं, फिर यूजेस बताए हैं। तो सारी चीजें ध्यान देना है, ध्यान में ये रखना है, जो NCERT में दिया गया है वो छोड़ना नहीं है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है यहाँ, तो वो पॉइंट आप छोड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।